हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम यू टू ऑल। आज हम लोग यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड का एक पेपर कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है प्रीवियस 6 डेज तक हमने प्रैक्टिस करी है। 6 ही दिन हमने कंटिन्यू टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे ही क्वेश्चन कंप्लीट किए जिस भी किसी पैटर्न के बनते हैं। तो आज हम लोग एक पेपर लगा कर देखते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन क्या हम लोग यदि पेपर में आते हैं तो कंप्लीट कर पाते हैं क्या। सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके से डेली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुँच सके। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कक्षा में अच्छा अनुशासन बनाए रखने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती है। व्हाट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट टू मेंटेन गुड डिसिप्लिन इन द क्लास। हम लोग चाहते हैं कि बच्चे जो है काफ़ी अनुशासित रहे या कक्षा जो है अनुशासन में रहे, तो उसके लिए सबसे मूलभूत आवश्यकता क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। टीचिंग कौशल का होना, शिक्षण कौशल का होना, शारीरिक दंड होना, श्रम विभाजन कर देना या फिर शिक्षण का जो है विकेंद्रीकरण कर देना, उसको डिसेंट्रलाइज कर देना। तो देखो दूसरा, तीसरा और चौथा तो वैसे भी नेगेटिव दिख रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। टीचिंग कौशल के ऊपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। जो टीचिंग स्किल्स है वो यदि बहुत ज़्यादा अच्छी है, हमारी टीचिंग स्किल्स मतलब टीचर की स्किल्स यदि यहाँ पर बहुत अच्छी है तो कक्षा काफ़ी ज़्यादा अनुशासित रहेगी। उसके लिए आपको बच्चों को दंड देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हमारी टीचिंग जो है वो डिसेंट्रलाइज भी नहीं होगी, अपने मार्ग से विमुख भी नहीं होगी और आपको श्रम का विभाजन मतलब कि हर एक बच्चे को ऐसे काम भी नहीं बांटना पड़ेगा। तो दूसरा और तीसरा चौथा वैसे ही गलत दिख रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखो यहाँ पर सारे ही क्वेश्चन आपके न्यू बनेंगे। न्यू इन द सेंस की कंडीशन अलग अलग रहेगी, लेकिन यदि हमें बेसिक टीचर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, टीचर की क्वालिटीज़ क्या क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, यदि ये पता है तो कोई भी क्वेश्चन हमारा यहाँ पर गलत नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि आपकी कक्षा का एक बुद्धिमान लड़का आपसे किसी विशेष पुस्तक के लिए अनुरोध कर रहा है। लाइक उसे कोई स्पेसिफिक बुक यहाँ पर चाहिए जो हमारे पास है और वो चाहता है कि आप उसे दे दें, कुछ समय पढ़ने के लिए दे दें। ऐसी स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे। झूठ बोलेंगे कि वह पुस्तक आपके पास नहीं है, ठीक है। तर्क देंगे कि उसकी सहायता करना है किताब पर अन्य विद्यार्थियों के अधिकारों को कम करने के समान है। मतलब कि यदि उसने वो बुक ले ली तो इससे ये प्रतीत होगा कि दूसरे बच्चों को वो बुक नहीं मिली तो उसको ज़्यादा अधिकार प्राप्त है, इस तरीके से, ठीक है। तीसरा है कि बिना किसी रुकावट के कुछ अवधि के लिए उसे बुक दे देंगे। ऑप्शन डी है उसे स्वयं खरीदने का सुझाव देंगे कि नहीं बच्चा आप खुद से खरीद लो। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बुद्धिमान बच्चा है जो हमसे बुक यहाँ पर डिमांड कर रहा है, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि बिना किसी रुकावट के लिए कुछ अवधि के लिए उस बुक को दे सकते हैं। इवन कोई भी बच्चा हमको मांगेगा कि मुझे ये बुक पढ़ने के लिए चाहिए तो हम लोग कुछ अवधि के लिए कुछ समय ऐसा दे देंगे कि चलो 1 दिन 2 दिन के लिए तुम अपने पास रख लो, इसको पढ़ के वापस मुझे रिटर्न कर देना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। इसमें कुछ क्वेश्चन आपके मैथ्स के भी पूछे हुए क्योंकि मेंटल एबिलिटी है तो थोड़ा यहाँ पर रीजनिंग भी रहेगा और साथ में आपका ये भी रहेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करें। हम लोग यहाँ पर जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसको कवर कर रहे हैं। यदि एक लड़का और एक लड़की विद्यार्थी सिनेमा हॉल में एक साथ बाहर निकलते हैं, सिनेमा हॉल से वो एक साथ बाहर निकल रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमारी सोच क्या होगी। पहला ऑप्शन बोल रहा है शायद वे संयोग से मिले हो अथवा उन्हें अलग अलग प्रवेश किया हो। मीन्स कि संयोग से मिल गए हो, जैसे कि लड़का भी देखने गया और गर्ल भी यहाँ पर देखने गई है, तो यहाँ पर हो सकता है कि वो मिल गए हो कि तुम भी सेम मूवी देखने आए हो क्या, ये चीज़ हो सकती है। शिक्षा ने आधुनिक शैक्षणिक जो महत्व को त्याग दिया है, मतलब आप इस चीज़ को नेगेटिव पॉइंट में लेकर जा रहे हो कि ये जो है महत्व, जो शैक्षणिक महत्व है, इसको त्याग दिया है, ठीक है। शिक्षा मतलब लड़कों लड़कियों की शिक्षा अलग अलग ही होना चाहिए, आप इस कॉन्सेप्ट को मानते हो। तीसरा, ये गर्व की बात है कि हमारे विद्यालय के युवाओं की परिपक्वता विकसित हो गई, वो मैच्योर हो चुके हैं, ठीक है, उन्हें सही गलत की सबकी समझ है। ऑप्शन डी हमको बोल रहा है, देखो ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, यह महिलाओं की आज़ादी का समय, तो फिर इस मुद्दे पर चर्चा क्यों करना, महिलाओं को पूरी छूट है तो इस मुद्दे पर चर्चा करना बेवकूफ़ी होगी या गलत कार्य होगा, तो इस बात पर चर्चा करना सही नहीं है, ठीक है। तो यदि हमारे सामने ऐसी सिचुएशन होती है कि वो सिनेमा हॉल से बाहर निकले तो ऐसे समय में आपकी सोच क्या होनी चाहिए कि ये प्राइड करने वाली बात है, ये गर्व करने वाली बात है कि हमारे विद्यालय के जो युवा है उनके अंदर परिपक्वता आ गई है, उनके अंदर मैच्योरिटी आ गई है कि सही गलत की पहचान है। अब यहाँ पर हम लोग इतना ज़्यादा उसको माइंड नहीं करेंगे कि वो साथ साथ क्यों गए, क्या रीज़न था साथ साथ जाने का, तुम स्कूल में मिलो, स्कूल में तुम्हारे पेरेंट्स से शिकायत करेंगे, इस तरीके की बातें नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो मैच्योर हो चुके हैं, वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, इन द सेंस कि उनमें सही गलत की समझ है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। यदि आपकी कक्षा में अधिकांश छात्र कमज़ोर है तो आपको क्या करना चाहिए। बुद्धिमान छात्रों के बारे में परवाह नहीं करना चाहिए, जो बुद्धिमान है, जो टैलेंटेड बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे, उनकी टेंशन ही ना लो, केयर ही ना करो। दूसरा है अपने पढ़ाने की गति को तेज रखना चाहिए ताकि छात्रों का आकलन स्तर बढ़ सके।
अधिकांश कमज़ोर छात्र है और हम लोगों को ऑप्शन बी बोल रहा है कि आप अपनी स्पीड तेज कर दो। तीसरा है अपने शिक्षण को धीमा कर देना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी बोल रहा है, ऑप्शन 4 क्या बोल रहा है, तीव्र बुद्धि विद्यार्थियों को कुछ अतिरिक्त मार्गदर्शन देने के साथ अपने शिक्षण को धीमा रखना चाहिए। तो देखो 4 ऑप्शन हमारे सामने ये भी बोला गया कि मेजोरिटी किसकी है, कमज़ोर छात्रों की है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तीव्र बुद्धि वाले जो बच्चे हैं, जो हमारे ब्राइट स्टूडेंट है, उनको हम लोग कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस के साथ साथ अपने शिक्षण को थोड़ा धीमा करना पड़ेगा। क्योंकि मेजोरिटी क्या आ रही है, मेजोरिटी ये आ रही है कि सारे के सारे स्लो लर्नर हैं। ठीक है, सारे के सारे ऑलमोस्ट स्लो लर्नर है, मान लो 99% स्लो लर्नर है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, यदि हम लोग अपनी स्पीड को नॉर्मल रखते हैं तो जो स्लो लर्नर है वो वैसे ही पिछड़ जाएंगे। ठीक है, और तीव्र बुद्धि वालों को तो वैसे भी गाइडेंस चाहिएगा, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा जो हेल्प चाहिए होती है वो चाहिए होती है, जैसे कि उनको एक्स्ट्रा क्लासेस अपन दे रहे हैं या फिर एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह प्रोवाइड कर दी, एक्स्ट्रा अलग से किसी और चीज़ की प्रिपरेशन करवा दी, तो उनको गाइडेंस तो नॉर्मल में भी चाहिए होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या तरीका अपना सकते हैं कि तीव्र बुद्धि वालों को गाइडेंस दे दो, साथ में अपने स्पीड को नॉर्मल से थोड़ा सा कम कर दो, थोड़ा सा धीमा कर दो, ताकि स्लो लर्नर कवर कर पाए, और साथ ही क्या हो जाए, तीव्र बुद्धि वालों का काम तो वैसे भी चल रहा था, हम लोगों ने एक्स्ट्रा गाइडेंस तो प्रोवाइड कर देंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा तीव्र बुद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तीव्र बुद्धि विद्यार्थियों को कुछ अतिरिक्त मार्गदर्शन देने के साथ साथ हम अपने शिक्षण को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर धीमा कर सकते हैं। कक्षा में एक शिक्षक होता है, कक्षा में एक शिक्षक को क्या होना चाहिए, समूह का अध्यक्ष होना चाहिए, डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप, समूह का निर्देशक होना चाहिए, समूह का एक अधिनायक और एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना चाहिए, या फिर ये सभी जो है कक्षा में एक शिक्षक के दायित्व बन जाते, एक शिक्षक के यहाँ पर कार्य हो जाते। तो शिक्षक, आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का अगर पूरा फॉर्मेट पढ़ा है तो उसमें लिखा हुआ भी है कि शिक्षक को एज अ फैसिलिटेटर की तरह वर्क करना है, एज अ गाइडर की तरह वर्क करना है। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, देखो समूह का अध्यक्ष होना मतलब कि वो पूरे समूह को गाइड कर रहा है, ये चीज़ भी ठीक नहीं है। समूह का निर्देशक होना है, फिर समूह का एक अधिनायक और एक मार्गदर्शक होना। टीचर को हमेशा एक गाइडर जो होता है, जो सभी बच्चों को दिशा निर्देश देता है, उसकी तरह कार्य करना होगा, एक लीडर की तरह कार्य करना होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, समूह का एक अधिनायक और एक मार्गदर्शक के रूप में टीचर को अपना कार्य करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की हम लोग यदि बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब आप अमीर परिवारों से संबंधित विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं और आप देखते हैं कि बच्चे यहाँ पर अध्ययन में बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप सुधार के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। मतलब कि अमीर परिवार के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, रिच फैमिली के स्टूडेंट्स हैं, आप उनको अध्ययन करवा रहे हैं, लेकिन वो कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे पढ़ने में। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, अपने आप माता पिता को निजी ट्यूशन के लिए बाध्य कर सकते हो कि आप इनकी ट्यूशन लगवा दो। ठीक है, प्राइवेट ट्यूशन के लिए आप उनको बोल रहे हो, आप केवल उन्हें विद्यार्थियों की लापरवाही बताएंगे कि बच्चे क्या है, बहुत ही ज़्यादा लापरवाह होते जा रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है, आप और अधिक सावधानी बरतेंगे और उनके माता पिता के सहयोग करने को अनुरोध करेंगे। आप और ज़्यादा सावधान हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा विजिलेंट हो जाएंगे, आप उस चीज़ पर ध्यान रखेंगे, बच्चों को भी समझाएंगे, साथ में माता पिता को भी बोलेंगे कि आप थोड़ी हेल्प करिए यहाँ पर, या फिर आप उनके दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या लग रहा है, क्योंकि रिच फैमिली के स्टूडेंट है तो उनके अंदर वो एक एटीट्यूड आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम वो अधिक सावधानी यहाँ पर बरतेंगे और उनके माता पिता से भी अनुरोध करेंगे कि आप यहाँ पर क्या करो, आप भी कॉर्पोरेट करो, हम भी अपना 100% दे रहे हैं, आपको भी यहाँ पर कॉर्पोरेट करना होगा, आपको भी यहाँ पर मदद करनी होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड का कौन सा है। देखो, यदि एक विद्यार्थी कालावधि के दौरान बेहोश हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे। बच्चा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया है, मान लो खड़े खड़े बेहोश हो गया हो, प्रे करते करते बेहोश हो गया हो, तो इसी सिचुएशन में शीघ्र ही प्राचार्य के कार्यालय में जाएंगे और अधैर्य रूप से मदद के लिए कहेंगे। बहुत इम्पेशेंटली आप मदद मांगेंगे कि जल्दी करो, बच्चा बेहोश हो गया है। दूसरा, विद्यार्थी को प्राथमिक चिकित्सा देंगे और विद्यालय के डॉक्टर से संपर्क करने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थी के घर संदेश भेजेंगे और उसके माता पिता के आने का वेट करोगे। ऑप्शन डी है, छात्र को उसके घर भेजने की व्यवस्था करेंगे कि चलो इसको इसके घर भेज दिया जाए, घर वाले संभाल लेंगे। तो देखो डी ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि सबसे पहले उसको उपचार की आवश्यकता है। सी होगा नहीं, क्योंकि उसको घर भेजने की बात हो रही है, और डी में भी सेम चीज़ ही हो रही है, संदेश भेजना है, घर भेजना, बात बराबर ही होगी। मतलब कि हम क्या करें, उसके घर वालों का वेट कर रहे हैं कि आगे क्या करें। तो बी और सी गलत हो गया। ए क्यों गलत हुआ, ए इसलिए गलत हो गया क्योंकि अधैर्य रूप से, क्योंकि टीचर को हमेशा धैर्यवान होना होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि धैर्य से काम लेना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट है कि विद्यार्थियों को प्राथमिक चिकित्सा देंगे और विद्यालय के डॉक्टर से संपर्क करने का हम लोग यहाँ पर प्रयास कर सकते हैं। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक गरीब विद्यार्थी समय पर अपना मासिक शुल्क जमा करने में असमर्थ है तो इसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, उसका नाम हटा देंगे और उसे कक्षा से वंचित कर देंगे।
ठीक है, आप उसका शुल्क जमा कर देंगे और उससे कक्षा में शामिल होने का अवसर दोगे। तीसरा ऑप्शन है गरीब व्यक्ति का मजाक उड़ाएंगे, या फिर ऑप्शन डी है आर्थिक मामलों में विद्यार्थी के साथ कोई सहानुभूति नहीं पेश की जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास जो भी सुविधा है उसके हिसाब से आप उसका शुल्क जमा कर सकते हो। थोड़ा ही यदि अपन कर सकते हैं तो उसका शुल्क जमा करके उसको कक्षा में शामिल होने का अवसर हम लोग यहाँ पर प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, गरीब विद्यार्थी है तो उसकी फ़ीस जमा नहीं कर सकता है, तो हम लोग थोड़ा फीस या फिर उसका शुल्क माफ़ करके, यदि है तो हम लोग उसकी शुल्क माफ़ करके उसको स्कूल में आने का अवसर प्रदान करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो, सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा कि उसको कोई सहानुभूति नहीं मिल रही, इवन थोड़ी सी सहानुभूति भी उसको आवश्यक लगती है, तो हम लोग यहाँ पर प्रदान करेंगे और उसका नाम हटा देंगे, तो ये तो बिल्कुल नेगेटिव ही चीज़ हो गई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि आप एक शिक्षक होते तो आप अपने विद्यार्थियों से किस प्रकार का व्यवहार करते हो? निरंकुशवादी हो जाते हो, लोकतांत्रिक हो जाते हो, अहस्तक्षेपी हो जाते हो, या फिर शर्तों की अनुमति के अनुसार आप कार्य करते हो? यदि आप एक शिक्षक हैं और आप अपने विद्यार्थियों से किस प्रकार का व्यवहार पसंद करते हैं, ठीक है, तो हमारा विद्यार्थी हमारा कैसा व्यवहार यहाँ पर चाहेंगे कि हम लोग क्या हो जाए, डेमोक्रेटिक हो जाए, लोकतांत्रिक हो जाए। बिल्कुल सही बात है कि लोकतांत्रिक होना बहुत आवश्यक है, जहाँ पर सभी के विचारों को हम लोग लेकर चले, सभी के विचारों को हम लोग मान्य माने। तो आंसर हो जाना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या होना चाहिए? लोकतांत्रिक यहाँ पर होना चाहिए। चलिए, तो उस पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने अभी यहाँ पर कवर कर लिए। इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग का है। नॉर्मली क्लासिकल कंडीशनिंग यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत होता है। उसमें हम लोगों ने देखा था कि डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है। फिर क्लासिकल कंडीशनिंग में हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट वो भी देखा था जो फोबिया जनरेट करता है, JB वॉटसन का। एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था आई ब्लिंक एक्सपेरिमेंट, मतलब इंसानों को यदि किसी चीज़ का फेयर डालना हो या फिर एक उनका रिस्पॉन्स देखना हो तो किसके थ्रू किया जा सकता है। तो आई ब्लिंक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से भी हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग को प्रूव कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर बताया हुआ है, सबसे पहले आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हो, जो हमारा पावलोव है उनकी पहली कंडीशन क्या है यहाँ पर, कि अनकंडीशनल स्टिमुलस देने पर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स यहाँ पर जनरेट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिया जा रहा है? पफ ऑफ एयर फ्रॉम स्ट्रॉ। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हवा के माध्यम से जो ये धूल के कण जो है इसकी आंखों में प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? आई ब्लिंक करेगी, मतलब क्या हम लोग क्या करेंगे? अपनी पलकों को बंद कर लेंगे, अपनी आई को बंद कर लेंगे, ठीक है। इस धूल के कणों से अपनी आंखों की सुरक्षा करेंगे। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर है, ठीक है। ये किसी भी चीज़ को इसमें मनुष्य को सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी यदि धूल के कण आते हैं तो नॉर्मल प्रोसीजर क्या होती है? हमारी आंखें जो होती है बंद हो जाती है। तो ये अनकंडीशनल स्टिमुलस है। अब यहाँ पर हमें कंडीशन डालनी है, जैसे कि वहाँ पर घंटी का प्रयोग किया गया था डॉग के एक्सपेरिमेंट में। तो यहाँ पर देखो क्या किया जा रहा है, अब यहाँ पर एक सीटी का प्रयोग किया गया है, ठीक है। जो हम लोग सीटी लगाते हैं वो वाली सीटी, यहाँ पर एक कंडीशनल स्टिमुलस लाया गया है, न्यूट्रल स्टिमुलस यहाँ पर लाया गया है, उसके साथ वापस अनकंडीशनल स्टिमुलस दिया गया है, तो रिस्पॉन्स सेम ही जनरेट होगा, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स ही जनरेट होगा। अगेन यहाँ पर आई क्या करेगी? ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी, आंखें बंद चालू होगी, खुलेगी बंद होगी, खुलेगी बंद होगी, क्योंकि वो धूल के कणों को अपनी आंखों में नहीं जाने देगी। पलकों का यही कार्य होता है कि जो धूल के कण आ रहे हैं उनको उनको क्या करना होती है? आंखों की रक्षा करनी होती है। तो यहाँ पर सेम प्रोसीजर होगी। अब क्या होगा? 4 से 5 बार या 6 से 7 बार इसको कंटिन्यू किया जाएगा, जब तक कि ये जो आई है ये इस चीज़ की एडिक्टेड नहीं हो जाती कि जब भी सीटी बजेगी धूल उड़ेगी और मुझे अपनी आंखें बंद कर देनी है। नेक्स्ट कंडीशन में कुछ समय के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? सिर्फ कंडीशनल स्टिमुलस दे देंगे। कंडीशनल स्टिमुलस देने से क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में रिस्पॉन्स जो जनरेट होगा वो कंडीशनल रिस्पॉन्स यहाँ पर जनरेट होगा, ठीक है। जैसे ही सीटी की आवाज़ आती है, यहाँ पर बच्चा जो या फिर व्यक्ति जो ये अपनी आंखों को क्या कर लेता है? बंद कर लेता है। लेकिन ऐसा होना नहीं था। सीटी की आवाज़ से आंखें पहले तो नहीं बंद हुई थी, लेकिन अचानक से सीटी की आवाज़ आने से आंखें बंद हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक वो चीज़ आ जाती है कि अब क्या होगा? जैसे ही सीटी की आवाज़ आई है मतलब कि अब धूल उड़ेगी और मेरी आंखों के अंदर कचरा जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये व्यक्ति जो है अपनी आंखों को बंद कर लेगा। तो ये कहलाता है हमारा आई ब्लिंक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग का है। आगे और बात कर लेते हैं, 2 एक्सपेरिमेंट इसके अंदर हमको सीखने हैं। देखो, क्लासिकल कंडीशनिंग की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये US में जो हमला हुआ था उसकी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, 2011 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखो ये नॉर्मल है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ? इस बिल्डिंग में इतने सारे अटैक हुए थे, ठीक है। यहाँ पर बम धमाके हुए थे, इस तरीके से हुआ था। तो यहाँ पर क्या हुआ? इस औरत को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, सैडनेस हुई, एंजाइटी हुई, फियर, एक प्रकार का डर यहाँ पर पैदा हो गया। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस, क्योंकि नॉर्मल प्रोसीजर है, जब इस प्रकार के हादसे होंगे तो यहाँ पर इस प्रकार का एक फियर पैदा हो जाना, एक प्रकार की सैडनेस पैदा हो जाना, एक प्रकार की एंजाइटी पैदा हो जाना स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ पर एक सिचुएशन लग गई पहली वाली कि अनकंडीशनल स्टिमुलस को देने पर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स यहाँ पर जनरेट होता है।
ठीक है। अब अपन कंडीशन से कैसे डालेंगे, इसमें कंडीशन कैसे डालते हैं, रुको। अब देखो, जब भी वो इस बिल्डिंग को देखेगी, जैसे कि बहुत पुरानी बात होगी, इतने साल पुरानी बात होगी, लेकिन जब भी इस बिल्डिंग के इस कहानी की बात होती है, 9/11 की यहाँ पर बात होती है, जैसे अपने यहाँ पर 26/11 था, वैसे यहाँ पर यदि 9/11 की यहाँ पर बात होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगेन इसको कंडीशनल स्टिमुलस को देखकर कंडीशनल रिस्पॉन्स ये लेडी यहाँ पर जनरेट कर देगी, मतलब वापस से इसको वही दुख फील होगा। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहाँ कहाँ पर लगती है, हमारे इमोशंस पर भी लगती है, हमारे बिहेवियर पर भी लगती है, सब जगह ये थ्योरी अप्लाई हो सकती है। हमारा जो नॉर्मल बिहेवियर है, जैसे कि हमने आई ब्लिंक टेस्ट देखा, तो वहाँ पर भी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी लगती है। यहाँ पर हमने इमोशंस देखा कि व्यक्ति का व्यवहार किस तरीके से चेंज हो जाता है, जैसे कि उसने सिर्फ वो बिल्डिंग देखी थी, अमेरिका की बिल्डिंग देखी थी, जहाँ पर क्या हुआ था, एरोप्लेन आकर टकरा गया था, पूरी बिल्डिंग को वहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया था। तो ये वाली चीज़ जब इसने देखी, तो इसको वापस से क्या हुआ, कंडीशनल स्टिमुलस को देखने पर वापस से कंडीशनल रिस्पॉन्स इसके द्वारा जनरेट किया गया, वो ही जनरेट किया गया जो अनकंडीशनल स्टिमुलस को देखने पर इसने जनरेट किया था। ठीक है, आई होप कि ये थ्योरी आपको समझ में आई होगी। चलिए, एक पॉइंट और आपके साथ डिस्कस करना था। कल मैंने बहुत सारा इसके ऊपर सर्च भी किया, तो बहुत सारी नई नई चीज़ें जो है हमें अनुबंधन और उद्दीपक के बारे में मिली। मतलब कि यहाँ पर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की हम लोग बात कर रहे हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ साथ जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी होती है उसके बीच में डिफरेंस होता है, उसकी यहाँ पर हम लोग बात करें। थ्योरी तो हम लोग सारी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि आखिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के बीच में। हिंदी में बोले तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और नैतिक अधिगम जो होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस यहाँ पर क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन अनुबंधन की, यानी कि प्राचीन अनुबंधन मतलब कि शास्त्रीय अनुबंधन की यहाँ पर बात हो रही है। नैतिक अधिगम यानी कि जो स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का जो सिद्धांत है, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो प्राचीन अनुबंधन में निर्भरता एक उद्दीपक तथा दूसरे उद्दीपक में के बीच में होती है। जैसे कि अपन ने अभी देखा कि दो उद्दीपक के बीच में क्रिया होती है, जैसे कि वहाँ पर सीटी के साथ साथ जो है धूल भी थी। ठीक है, धूल उड़ाई जा रही थी स्ट्रो के थ्रू। और एक और हमने क्या देखा था, उस बिल्डिंग को देखकर और पुरानी चीज़ें याद आ जाना। तो ये दो अलग अलग उद्दीपक हो गए थे, तो वो शास्त्रीय अनुबंधन में प्रयोग किए जाते हैं। तो एक उद्दीपक का दूसरे उद्दीपक से कनेक्शन होगा तभी क्रिया हो पाएगी। जबकि नैतिक अधिगम जो है, क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है, जो कि स्किनर के द्वारा दिया गया है, इसमें पूरा जो डिपेंड होता है वो किसके ऊपर होता है, अनुक्रिया और अनुक्रिया के परिणामों के ऊपर। मतलब कि आप किस तरीके से रेनफोर्समेंट दे रहे हो, किस तरीके का पुनर्बलन दे रहे हो, या किस प्रकार की पनिशमेंट, किस प्रकार की सजा आप दे रहे हो। जैसे कि आपको पता है कि स्किनर ने 4 प्रकार बताए। एक तो सकारात्मक पुनर्बलन होता है, एक नकारात्मक पुनर्बलन होता है, एक सकारात्मक सजा होती है और एक प्रकार की नकारात्मक सजा होती है। 4 चीज़ें बताई गई है। तो उसका रिस्पॉन्ड क्या होगा, सामने वाला किस तरीके से उस पर रिएक्ट करेगा, नैतिक अधिगम उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जबकि शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा उद्दीपक कैसा है। यदि उद्दीपक स्ट्रॉन्ग है तो आपका जो आउटपुट होगा, आपका जो रिस्पॉन्स होगा, वो भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं डॉग के, कि वहाँ पर रोटी भोजन की पर्याप्त मात्रा मिली थी तभी उसकी लार वहाँ पर जनरेट हो रही थी। तो उद्दीपक का पूरी मात्रा में होना, साथ ही उसका प्रबल होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दूसरे पॉइंट की यदि हम लोग बात करें, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, प्राचीन अनुबंधन में स्वाभाविक उद्दीपक प्रबलन का कार्य करता है। वही चीज़ बात हो रही है, स्वाभाविक उद्दीपक जो है, अनकंडीशनल स्टिमुलस जो है, वो क्या करेगा, एक प्रबलक का कार्य करेगा, उसको उत्तेजित करने का कार्य करेगा। जबकि नैतिक अधिगम यानी कि क्रिया प्रसूत अधिगम को ही नैतिक अधिगम बोला जाता है। यहाँ पर किसी निश्चित अनुक्रिया को ही प्रबलक प्रदान किया जाता है। निश्चित अनुक्रिया मतलब कि एक अनुक्रिया, जैसे कि हम सकारात्मक पुनर्बलन दे रहे हैं तो हम लोगों की क्रिया उसी हिसाब से होगी कि बच्चे को चॉकलेट हमने दे दी। नकारात्मक पुनर्बलन की बात करें तो हमने उसको चीज़ उसकी वहाँ से ले ली। मान लो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा तो हमने कुछ समय के लिए उसका मोबाइल फ़ोन वहाँ से ले लिया। तो वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके की बात कर रहे हो, आप सकारात्मक की बात कर रहे हो, आप नकारात्मक की बात कर रहे हो, आप किस तरीके से बात करना चाहते हो बच्चों से। ठीक है, अगला पॉइंट और देख लेते हैं। प्राचीन अनुबंधन में उत्तेजना पुनर्बलन का काम करती है। यदि हम लोग प्राचीन अनुबंधन की बात करें तो यहाँ पर जो उत्तेजना है वो किसका कार्य करेगी, पुनर्बलन का कार्य करेगी। जबकि सक्रिय अनुबंधन में अनुक्रिया और पुनर्बलन के बीच में सीधा संबंध होता है। हम लोग यदि डॉग की बात कर रहे हैं, शास्त्रीय अनुबंधन की बात करें, तो उसमें उत्तेजना जो है कि जो एनिमल है या फिर बच्चे जो है वो किस तरीके से उत्तेजित होते हैं, किसको देखकर, स्टिमुलस उद्दीपक को देखकर उनका रिस्पॉन्स क्या रहता है, वो यहाँ पर मैटर करेगा। मतलब उनकी जो उत्तेजना है वो यहाँ पर मायने रखती है। लेकिन सक्रिय अनुबंधन के अनुक्रिया और पुनर्बलन के बीच में एक सीधा संबंध यहाँ पर होता है। दोनों के बीच में बराबर का रिलेशन होता है। जैसा आप क्रिया करोगे वैसा रिस्पॉन्स आपको वहाँ पर बच्चों का देखने का मिलेगा। उनसे यदि आप थोड़े समय के लिए मोबाइल छीनोगे तो वो
पढ़ाई करने लग जाएंगे। यदि वो नहीं मान रहे तो परमानेंटली हम लोग उनसे मोबाइल छीन सकते हैं, तो ये फिर हमारे नकारात्मक दंड का हो जाएगा। ये पूरे 4 जो प्रकार ये मैं आपको आज की शाम वाली जो क्लास है उसके अंदर एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन मैं वहाँ पर आपसे ये सारी चीज़ें भी पूछूंगी, इसलिए आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लो। नहीं मिलेगी आपको हर एक जगह, बुक वगैरह में नहीं होती, तो आप इस चीज़ को कॉपी में नोट डाउन कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसी से ही हमारे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 4 प्रकार की जो चीज़ें होती, सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक दंड और नकारात्मक दंड, इनको मैं पूरा एग्जाम्पल के साथ आपको इवनिंग वाली क्लास में लाइव डिस्कस कर लेंगे, ताकि कोई भी डाउट आ रहा है तो आप एट अ टाइम वहाँ पर पूछ सकते हो। ओके, सेशन को आज हम लोग यहीं ओवर करते, बस एक टारगेट था कि एक पेपर कंप्लीट करके देखते टीचिंग एप्टीट्यूड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टीचिंग एप्टीट्यूड आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से टीचिंग एप्टीट्यूड की प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व किया जाता है। ओके, सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और कोई भी डाउट है तो हम लोग लाइव क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।